नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियोस को आप लगातार लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इस दोनों बातों के लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन चैनल के बेल आइकन को जरूर दबा के रखिए ताकि कोई भी अपलोड हो तो उसकी सबसे पहले सूचना आपको मिले। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आज हमारे साथ हैं गौरव प्रधान जी। आइए स्वागत कर लेते हैं गौरव जी का। गौरव जी, बहुत बहुत स्वागत, सभी नमस्कार। को प्रणाम, सबको प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। गौरव खास तौर जी, से बिहार चुनाव, मेरे बिहार के दोस्तों को बहुत 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 शुभकामनाएं। आइए आपको बिहार लेके चलते हैं और लगातार बिहार के मतदाताओं को हम दोनों धन्यवाद करते रहेंगे। बिहार में चुनाव के बाद जो रिजल्ट आया, अब उस पर भी आगे बात करेंगे, कैसे आया, क्यों आना बहुत जरूरी था। लेकिन समाचार के रूप में बिहार में नीतीश कुमार जी ने 10वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ ले ली है। नीतीश कुमार जी के साथ 26 कुल मंत्रियों ने पहले फेज में शपथ लिया है। और जरा आप गठबंधन की मजबूती देखिए, अंडरस्टैंडिंग देखिए। नीतीश कुमार जी के साथ दो डिप्टी सीएम दोनों भारतीय जनता पार्टी के, और इसके अलावा कुल 12 मंत्री भारतीय जनता पार्टी के हैं। जेडीयू यानी जिसके मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, जिस पार्टी से, उसके 7 नेता मंत्री बने हैं। इसके अलावा 2 मंत्री लोक जनशक्ति पार्टी यानी चिराग पासवान के बने हैं, और 1 मंत्री एचएम मांझी जी से और दूसरे कुशवाहा जी से, एक एक मंत्री। ये मिला के कुल 26 मंत्री। और जो वहां के विधानसभा की संख्या वाली स्थिति है उसके हिसाब से लगभग 35 मंत्री, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो बनने हैं। यानी अभी भी लगभग 9 से 10 मंत्री बनने हैं, जिसके संकेत दे दिए गए हैं कि मकर संक्रांति के बाद एक कैबिनेट विस्तार होगा और उसमें बाकी मंत्री बनाए जाएंगे। गौरव जी, बिहार चुनाव को लेके बहुत नतीजों के बाद दुनिया भर के बातें हो चुकी हैं। यहां तक कि शपथ लेने से पहले तक एक बार फिर कांग्रेसी को सिस्टम इस बात पर लगा हुआ था कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। लेकिन अब सब कुछ समाप्त है। बिहार चुनाव में, चुनाव से पहले हमने आपसे एक बात की, केवल एक बात। और उस आखिरी बातचीत में, जो कि बिहार चुनाव पर भी हमारे प्रारब्ध की बातचीत थी, उसमें ये आपने बताया था कि बिहार चुनाव क्यों इतना बड़ा है, इतना महत्वपूर्ण है, और दूसरा, बिहार चुनाव जीतना एनडीए के लिए कितना जरूरी है। मेरा यही सवाल अब जीत जाने के बाद, शपथ ले लेने के बाद, मैं वही सवाल पूछूंगा, कितना बड़ा था बिहार का चुनाव और कितना जरूरी था इसे जीतना एनडीए के लिए। ओवर टू यू प्लीज गौरव जी। अवनीश भाई, सबसे पहले से मैंने आपके दर्शकों के कई बार मैं कमेंट देखता हूं और कुछ अच्छे होते हैं, कुछ आशीर्वाद देते हैं, कुछ और सुनना चाहते हैं और कुछ चाहते हैं कि आप मुझे अपने चैनल से उठा के बाहर फेंक दीजिए। मेरे जैसे व्यक्ति की आपके चैनल पे कोई आवश्यकता नहीं है। खैर, कि लीपिंग ऑल दिस असाइड, मैं आपके दर्शकों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि भारत में कोई भी चुनाव हो, मैं पॉलिटिकल पंडित नहीं हूँ। मैं कोई भी चुनाव को पॉलिटिकल पंडित के चश्मे से नहीं देखता, क्योंकि उसको देखने के लिए आपके पास टीवी में बहुत-बहुत विद्वान लोग बैठे हुए हैं। आपके चैनल पे भी बहुत विद्वान लोग हैं जो उस चीज़ों में बात करते हैं, जो कि जाति समीकरण, रीजनल समीकरण इत्यादि-इत्यादि की बहुत सारी बातें करते हैं। मेरा चश्मा जो है वो नेशनल सिक्योरिटी को लेके है। मैं कोई भी चीज़ हो, भारत में घटित हो, भारत के बाहर घटित हो, जिसमें भारत का क्या बोलना चाहिए, भारत का हित फ़ायदा जो हो, हित जो भारत का फ़ायदा हो, मैं उस नतीजे से देखता हूँ। अगर ट्रम्प अपने व्हाइट हाउस में लाउड म्यूज़िक बजा के रात को नाचते हैं, तो वो मेरे लिए कोई इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट नहीं है बात करने का, क्योंकि उससे भारत पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। इसलिए मैं वो चीज़ देखता हूँ। मेरे ज़हन में केवल 2 चीज़ें होती हैं, नेशनल सिक्योरिटी के पैराडाइम से अगर देखा जाए, कैनवस से देखा जाए, एक सनातन और दूसरा भारत। पार्टी कौन-सी जीतती है, जाति कौन-सी जीतती है, उससे मेरे को मतलब नहीं है। 19 अक्टूबर को मैंने लिखा था नीतीश चीफ मिनिस्टर बनेंगे, और रुकिए, मेरे पास वो ट्वीट आपका है मेरे ख्याल से। जी, आप कंटिन्यू रहो। मैं, वो मेरे पास ट्वीट है, मुझे याद है।
मैं चुपचाप शांति से अपनी बात लिख के निकल लेता हूँ, ज़्यादा हुँ, ये नहीं है कि क्या यस, होगा, ये है। ठीक है? हुँ, पर जैसा मैंने यहाँ पर लिखा, यहाँ पर जो आपने बोला भाजपा के 12-13 मंत्री हैं और 2 डिप्टी सीएम भाजपा के हैं। इस पहले सेंटेंस का जो सेकंड पार्ट है, उसमें आपको वो समझ में आ रही होगी कि यहाँ हम भारतीय जनता पार्टी के जो डिप्टी सीएम हैं, उनको सीएम रोल में ग्रूम करने के लिए खड़ा कर चुके हैं। बिहार एक अजीब-सा प्रदेश है, जैसे कि पिछले एपिसोड में भी मैंने आपको बोला था, बिहार और यूपी के सिक्के के 2 पहलू हैं। दो टू साइड ऑफ द सेम कॉइन। जाति के नज़रिए से देखा जाए, रीजनल से देखा जाए और बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं दोनों उसमें बिहार में और यूपी में। बिहार जीतना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था और बिहार जीतना ज़रूरी ये था नेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए 2019 में जब भाजपा हार गई थी चुनाव को, उससे पहले मैं एक चीज़ ये बता दूँ, लोगों को लगता है कि जो चुनाव होते हैं और जो सरकार बनने का चीज़ होती है, वो जैसे पिछली सरकारों में होता रहा है कि नी जर्क रिएक्शन पे जीत भी जाओ, हार भी जाओ, तोड़-ताड़ के सरकार बना जाओ। नरेंद्र मोदी की सरकार में सबसे बड़ी ख़ासियत ये है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह ख़ास तौर से, कि इनकी प्लानिंग हमेशा लॉन्ग टर्म होती है, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी की होती है। जैसे लोग बोलते हैं ना, राहुल गांधी, सोनिया गांधी को जेल क्यों नहीं डाला? अरे! जिस दिन हम जेल डालेंगे उस दिन वो रिवाइव हो जाएँगे। हमें रिवाइव नहीं करना है। राजनीति में राजनीतिक प्रतिद्वंदी को उसकी क्रेडिबिलिटी खत्म करके बिल्कुल नेस्तनाबूद कर देना है और वो तभी होगा जब बाहर रहेंगे। आज अभी उस पे हम आएँगे कि राहुल गांधी के साथ इस चुनाव में क्या हुआ। इस चुनाव की नींव र आपको याद होगा, पिछले 6 महीने पहले चले जाइए। राहुल गांधी की यात्रा होती है, राहुल गांधी का शोर-शराबा होता है, स्टेज से गाली-गलौज होती है, जैसे कि वो करते हैं नरेंद्र मोदी जी को नरेंद्र मोदी करके संबोधित करना, कि ये भी भूल जाते हैं कि चलिए आपकी नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो दूसरी पार्टी के विपक्ष के, मतलब दूसरी पार्टी के नेता हैं, लेकिन वो भारत के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हैं। एक प्रधानमंत्री के इंस्टीट्यूशन की एक रिस्पेक्ट होती है, जो आप कितने भी धुर विरोधी क्यों ना हो, आपको करनी चाहिए, लेकिन नहीं। तो 6 महीने का अगर समय लें, 6-7 महीने का, तो आपने देखा है नरेंद्र मोदी जी को हर तरफ से गालियाँ दी गई, भारतीय जनता पार्टी को गालियाँ दी गई और एक समय आया था जब सब ये मानने को तैयार हो गए थे, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं टीवी पैनलिस्ट की बात कर रहा हूँ और पॉलिटिकल पंडितों की बात कर रहा हूँ, कि भाजपा सरकार नहीं बना पाएगी, नीतीश नहीं बना पाएँगे और तेजस्वी यादव और कांग्रेस मिलके सरकार बनाएँगे। सितंबर के अंत में भाजपा ने जो चुपचाप काम करा, इलेक्शन के जो हेड थे बिहार के, वो धर्मेंद्र प्रधान थे। तो धर्मेंद्र प्रधान को हम सब जानते हैं, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के पीछे एक छिपा हुआ नाम था, जो राजनीतिक स्ट्रैटेजिस्ट जिसे बोलना चाहिए, उसमें माहिर है और उस व्यक्ति का नाम है सीआर पाटिल। सीआर पाटिल को बिहार में सितंबर के एंड में कैंप लगाया था और इस मिशन से लगाया था कि नीतीश कुमार को वापस आना है। इसीलिए मेरा ये 19 अक्टूबर का ट्वीट था, क्योंकि नतीजों के बलबूते पे और एग्जिट पोल जैसा परसेप्शन पे मैं नहीं जाता। मैं गीता को मानने वाला हूँ, मैं ये देखता हूँ कि हमारा कर्म क्या है। मैं कर्म के हिसाब से नतीजे समझने की कोशिश करता हूँ। और सीआर पाटिल ने, चाहे उनके बारे में बहुत सारे लोगों के विचार अलग-अलग हो सकते हैं, वो निजी चीज़ है, वो अलग आप करिए, उससे मेरे को कोई वो दिक्कत नहीं है। लेकिन ये आप नहीं झुठला सकते कि स्ट्रैटेजी के मामले में सीआर पाटिल का एक अपना स्थान है भाजपा में
और ये उन्होंने गुजरात चुनाव में भी करके दिखाया था और कई और चुनावों में उनका योगदान रहा था। अभी तो वो मंत्री हैं और अगर मेरी बात में थोड़ा-सा भी कुछ है, तो भाजपा के अगले प्रेसिडेंट भी वही हो सकते हैं, मैंने ये नहीं कहा होंगे, हो सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी एक रणनीति पे काम कर रही थी। जब आप रणनीति पे काम करते हैं, तो मकसद केवल चुनाव नहीं होता है, चुनाव के पीछे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक बहुत पुरानी किताब है और आपके दर्शकों को ये बात शायद मैं पहली या दूसरी बार बता रहा हूँ, लेकिन मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे इस चीज़ का ज़िक्र कई बार कर चुका हूँ। अवनीश भाई थोड़ा इंटरैक्टिव होते हैं। मैं आपसे एक सवाल हाँ पूछ बिल्कुल रहा होता हूँ। हूँ। मैं जरा सी आर पाटिल साहब को दिखा देता हूँ जरा, मेरे पास आ गए हैं सी आर पाटिल जी। जी आप सवाल पूछिए। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि भारत में एक सड़क है और बहुत पुरानी सड़क है, सेंचुरीज पुरानी सड़क है, उसका नाम है जीटी रोड। हम्म। मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि जीटी रोड कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पे खत्म होती है? ये कायदे से तो कहा जाता है इसको पेशावर से शुरू होती है और ये जाके कलकत्ता में समाप्त होती है, जिसको ग्रैंड ट्रंक रोड और शेरशाह सूरी मार्ग कहा जाता है। ठीक, ठीक है? तो ये काबुल से शुरू होती है अफ़गानिस्तान में और ये पाकिस्तान को चीरते हुए, भारत को चीरते हुए कलकत्ता में जाके खत्म होती है जब वो बांग्लादेश के बॉर्डर पे। बिल्कुल। सी आर पाटिल साहब तो यही है ना, बहुत सारे दर्शक हाँ, मैंने कहा कि यही है, रेफरेंस। हाँ जी जी यही जी है, सी आर पाटिल साहब जी यही। जी। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि जीटी रोड को अब एनएच 1 और एनएच 2 मिला के बोला जाता है। एनएच 1 प्लस एनएच 2 जीटी रोड बन चुकी है। जनता को इस चीज़ का अंदेशा नहीं है, लेकिन भारत की आज़ादी के बाद भा ज ग मोहनदास के सबसे प्रिय चेले जो थे, वो जिन्ना थे। और जब भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान बना, तो जिन्ना मोहनदास के पास आए और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बहुत ही गरीब देश है, 50 करोड़ का राशि भारत से लेने के बाद भी उन्होंने कहा ये पाकिस्तान बहुत गरीब देश है। अगर हम ईस्ट पाकिस्तान जाते हैं, ठीक है? जो आज के टाइम में बांग्लादेश है, तो या तो हम हवाई जहाज़ से जा सकते हैं या समुद्री जहाज़ से जा सकते हैं। समुद्री जहाज़ से जाएँगे तो समय बहुत लगेगा और उसमें लोग बीमार होंगे, मरेंगे, बहुत सारी खाने की प्रॉब्लम होगी, बहुत सारी दिक्कतें होंगी क्योंकि भारत के चारों तरफ चक्कर लगा के जाना पड़ेगा। श्रीलंका का भी चक्कर लगा के जाना पड़ेगा, तब आप बांग्लादेश पहुँच पाएँगे। और हवाई यात्रा हम कर नहीं सकते क्योंकि पाकिस्तान बहुत गरीब देश है। हमारे पास हवाई जहाज़ है नहीं, हम हवाई जहाज़ अफ़ोर्ड नहीं कर पाएँगे। तो उन्होंने मोहनदास से बोला था कि मानवीय आधार पे भारत की जो जीटी रोड है, उसको 25 किलोमीटर चौड़ा करके एक हमें रास्ता दे दीजिए जो हमारा सॉवरेन एरिया होगा, बिल्कुल। जिससे हम वेस्ट पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान जा सकते हैं। इसे 3 बीघा गलियारा ये कहा गया। इ जी इसे 3 बीघा गलियारा कहा गया था। तो 3 बीघा मतलब चौड़ाई 3 बीघा गलियारा था और इसमें दोनों तरफ सड़क के होटल जो जो उन लोगों के राहगीर जाने-आने वालों की सुविधाओं के लिए जो चीज़ हो सकती है, वो पाकिस्तान बनाएगा। यानी ये जो भारत के छाती पे जो लकीर आपको दिख रही है, ये जिन्ना चाहते थे और जिन्ना चाहते थे ये मोहनदास जो है वो इस चीज़ को मान ले और मोहनदास ने ये बात नेहरू को बोली, नेहरू ने थोड़ी हिचकिचाहट रखी, तो मोहनदास ने कहा कि मैं 1 फरवरी को 1 फरवरी 1948 को पाकिस्तान जाके अनशन पे बैठूँगा ताकि नेहरू ये रास्ते को देने की मंजूरी दे दें। आप खुद सोचिए अगर ये रास्ता बन गया होता क्योंकि गांधी नेता नहीं ब्लैकमेलर थे।
अगर ये रास्ता बन गया होता तो आज भारत का क्या हाल होता है ये आप विचार भी नहीं कर सकते। जब ये बात हुई, ये बात जनवरी के शुरुआत में हुई थी, जनवरी 1948 में। ये बात नाथूराम गोडसे को और उनके साथियों को समझ में नहीं आई। गांधी जी को समझाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन मोहनदास के समझ में नहीं आनी। एक बार उन्होंने ठान ली ब्लैकमेल की, तो ठान ली। तभी 20 जनवरी को कोशिश की गई कि गांधी को जयराम जी की कर दिया जाए और उन्हें मोक्ष दे दिया जाए। लेकिन नाथूराम गोडसे की ब्रेटा पिस्टल जाम हो गई। 31 जनवरी से पहले ये काम करना था, 30-31 जनवरी से, क्योंकि उसके बाद गांधी को पाकिस्तान जाके धरना देना था। और उसके बाद ये लोग अंडरग्राउंड हो गए, क्योंकि पिस्टल जाम हो गई थी और इन्हें सिक्योर रहना था। जब ये बाहर निकले और इन्होंने मोहनदास को मोक्षधाम के लिए भेज दिया, तो ये सारा मामला खत्म हुआ। अब इसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हैं। पहली तो सबसे बड़ी ये है कि गोली किसने मारी थी। अब आपको यहाँ पर एक छोटे से, क्योंकि मैं बिना तथ्यों के बात नहीं करता हूँ, मेरे दादाजी और मेरे पिताजी वहीं थे जहां मोहनदास जी को मोक्ष भेजा गया था। और मेरे पिताजी मुझे बताते हैं, क्योंकि वो यंग थे, बहुत यंग थे, स्कूल गोइंग थे, तो अपने पिताजी के साथ वहां थे। तो वो बताते हैं कि 4 गोलियां चली थी। रिकॉर्ड ये कहता है कि 2 गोलियां चली थी। अब आपके रिकॉर्ड को मैं नहीं मानता, क्योंकि मेरे पिताजी ने जब बोला कि 4 गोलियों की आवाज आई थी, तो मतलब 4 गोलियों की आवाज आई थी। तो ये 4 गोलियां किसने चलाई थी? और फोरेंसिक रिसर्च हुई नहीं, फोरेंसिक एविडेंस कोई कलेक्ट किया नहीं गया, और इस मामले को रफा-दफा करके नाथूराम गोडसे को पकड़ लिया गया। यानी पोस्टमार्टम तक नहीं हुआ साहब, बाकी तो बाकी था। कोई तो पोस्टमार्टम था तक नहीं। जिसने 2 गोलियां और चलाई, और उन्हीं 2 गोलियों से मोहनदास का मोक्षधाम का टिकट कट गया। अब आपको इस कॉरिडोर की बात समझ में आ गई। बहुत सारे लोग बोलेंगे फिक्शन है, ये है, वो है, बोलने दीजिए, क्योंकि या तो वो मुझे जानते नहीं है या वो समझना नहीं चाहते नहीं कि गौरव ये साहब, मुझे आपके प्रशंसकों से भी थोड़ा डर लगता है। जैसे ही मैं कुछ बोलता हूं तो मैं इतनी गालियां खाता हूं, आपके प्रशंसक कहते हैं कि गौरव जी को नहीं, कहाँ नहीं। बीच में रोक दिया तुमने। मैं अपने दर्शकों से, आपके सभी दर्शकों से निवेदन करूंगा कि हम और अवनीश जी बहुत कोशिश करते हैं कि इंटरैक्टिव सेशन हो। ऐसा ना हो कि जहां मैंने आके भाषण दिया और उसके बाद निकल लिया, अवनीश जी ने नमस्ते करी और टाटा करा और काम खत्म। अवनीश जी एक बहुत क्वालिफाइड आदमी है, राजनीति में पकड़ बहुत अच्छी है, विभिन्न एरिया में घूमते रहते हैं, मेरे से ज़्यादा पकड़ उनकी है यूपी, बिहार नहीं जैसी जगहों में। तो मेरे को भी अच्छा लगता है कि मेरे से कोई टफ क्वेश्चन पूछे, मुझे कोई काउंटर करे, क्योंकि देखिए डिबेट एक तो वो होती है, मतलब डिस्कशन एक तो वो होता है जिसमें कोई आपके गेस्ट आते हैं, भाषण देके चले जाते हैं। मुझे वहाँ अच्छा लगता है जहाँ आप मुझसे टफ से टफ सवाल पूछो, ताकि बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास, मेरे दिमाग में जो उस टाइम ट्रिगर नहीं करती हैं, लेकिन जब आप प्रश्न पूछते हैं तो वो चीज़ें ट्रिगर करती हैं, ताकि जो क्वालिटी ऑफ वीडियो है हमारा वो अच्छा होता है और डिटेल में होता है। मुद्दे पे आते हैं, बिल्कुल। तो ये बिल्कुल। कॉरिडोर आपने देख लिया। अब आप सोचिए अगर ये कॉरिडोर बन गया होता तो भारत का क्या हाल होता? बिल्कुल। आप 1948 से फास्ट फॉरवर्ड करके हम आज आ जाते हैं। आपको याद होगा जब पंजाब का चुनाव हो रहा था, और मैं हमेशा वो बोलता था कि मैंने कहा था कि पंजाब में आप सरकार नहीं आनी चाहिए, कांग्रेस ही आए। भाजपा के तो चांस नहीं थे, मैं कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा था। उसका एक कारण था। कारण ये था कि आम आदमी पार्टी पंजाब जीतने के बाद और दिल्ली में सरकार होने के बाद उनका केवल एक मिशन रह गया था, और मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा हूँ।
पंजाब, दिल्ली, अब बीच में एक टांग पंजाब में, एक टांग दिल्ली में, बीच में हरियाणा लटका हुआ था। आम आदमी पार्टी को हरियाणा चाहिए था। हरियाणा, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उसके बाद दिल्ली, यूपी, यानी अखिलेश यादव आपके, अभी नहीं बाद में। बिल्कुल। उस समय अखिलेश यादव नहीं, योगी जी थे, योगी जी अभी भी हैं। आपने ये 4 स्टेट ब्रीच कर दिए, तो आपने पूरी तरह से ग्रांड ट्रंक रोड को कब्जा कर दिया, क्योंकि इन्हीं राज्यों से जीटी रोड निकल के जाती है। ये था बहुत सिनिस्टर प्लॉट कि जहां पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी और बिहार में तेजस्वी, और उसके बाद बंगाल आ गया। बंगाल में तो हमारी ममता दीदी बैठी हैं, ठीक है। तो आप पूरी जो प्लानिंग थी, वो प्लानिंग ये थी कि इस पूरे को हम कॉरिडोर को फ्री करें, और पाकिस्तान को आज भी यही चाहिए। पाकिस्तान को आज भी यही कॉरिडोर चाहिए। मैं आपके दर्शकों से निवेदन करता हूं, जो थोड़ा घूमते ज्यादा हैं, आप कभी जीटी रोड पे जाएं तो आप दोनों तरफ देखिएगा डेमोग्राफी क्या है। पंजाब से शुरू हो जाइए और बंगाल तक चले जाइए, आप जीटी रोड के दोनों तरफ डेमोग्राफी देख लीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि मैं बात क्या कर रहा हूं और कितनी कितनी खतरनाक प्लानिंग की बात कर रहा हूं। तो इसीलिए मैंने कहा था कि बिहार का जीतना, जैसे मैंने पंजाब के लिए कहा था कि कांग्रेस ही जीते, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेसी थे। करप्शन पे मैं बात नहीं करता, हर जगह, लेकिन वो देशद्रोही नहीं थे। एक्स फौजी राजा परिवार से वो देशद्रोही नहीं थे। इसीलिए मैं पंजाब में चाहता था कि भले ही कांग्रेस आ जाए, लेकिन आम आदमी पार्टी को नहीं आना चाहिए। अब आपने हरियाणा आपका सिक्योर हो गया, दिल्ली आपका सिक्योर हो गया, यूपी आपका सिक्योर हो गया, बिहार आपका सिक्योर हो गया। अब आपके पास अगर एक चैलेंज बचा है तो वो वेस्ट बंगाल बचा है। अब जब हम बात करते हैं सिक्योर की, कि आपका यूपी सिक्योर हो गया, बिहार सिक्योर, बिहार से यूपी, जैसे हमने पहले बोला था कि यूपी जीतने के लिए बिहार का हारना जरूरी था। ये 2017 की बात है, लोगों को याद नहीं होगी, मैंने ट्विटर पे लिखी थी कि यूपी जीतने के लिए बिहार का हारना जरूरी है। 2015 में बिहार हारे थे। क्यों जरूरी था? क्योंकि यूपी और बिहार में भाजपा के अपने ही गुट बैठे हुए थे। जैसे बिहार में अगर आप देखें तो राजीव प्रताप रूडी, गिरिराज सिंह, रविशंकर प्रसाद, स्वर्गीय आदरणीय सुशील मोदी जी, ये सब ग्रुप थे। और आप कोई भी, अब मान लीजिए रामायण में, महाभारत में कौरव क्यों हारे? महाभारत में कौरव इसलिए हारे क्योंकि कौरवों की सेना में ग्रुप बने हुए थे, और हर ग्रुप का अपना एक मकसद था। कोई वचन के लिए लड़ रहा था, कोई पर्सनल दुश्मनी की वजह से लड़ रहा था। यूनिफाइड ऑब्जेक्टिव नहीं था। पांडव में एक यूनिफाइड ऑब्जेक्टिव था कि हमें धर्म की स्थापना के लिए लड़ना है। वहां कोई ये लेके नहीं लड़ा कि राजा कौन बनेगा, कंट्रोल किसका होगा, जबकि कौरवों में हर हर योद्धा का एक ग्रुप था। तो बिहार का हारना जरूरी था, क्योंकि वहां से वो लेसन गया यूपी। योगी जी आए, इतने साल योगी जी हो गए, 8-9 साल हो रहे हैं योगी जी को, बहुत अच्छा सरकार चल रही है। यूपी से मतलब मुझे आंकड़े नहीं है मेरे पास, लेकिन अगर सबसे अच्छा प्रदेश नहीं है तो सेकंड सबसे अच्छा प्रदेश आज की डेट में है। और यूपी जीतने के बाद अब बिहार जीता जाए, तो 2015 से जो रणनीति बनी बिहार की, वो पहले डीएनए का बात बोली गई,
मोहन भागवत जी ने भी बोली और नरेंद्र मोदी जी ने भी बोली, और उसको बिहार अस्मिता से ले लिया गया और बिहार हार गए। इसके बाद आपने नीतीश को जाने दिया आरजेडी की, जाओ जरा देख लो, तुम बहुत उछल रहे हो, एक बार एंजॉय कर लो। तो उन्होंने वहां जाके करा, फिर वो वापस आ गए। अब नीतीश का माइंडसेट था, लोकल ग्रुप टूट चुके थे, सारी यूनिफाइड भाजपा एक साइड आ गई थी, यानी अब एक कमांडर इन चीफ रखा जाए और कमांडर इन चीफ बिहार के चुनाव को आगे लेके जाए, ताकि, और इसी कारण भाजपा नंबर 1 पार्टी बनी और सीआर पाटिल ने ये रोल बखूबी निभाया, सबको यूनिफाई करके एक पांडव जैसी टीम बना के युद्ध लड़ने की, क्योंकि कौरव तो सामने लड़ रहे थे, कौरव तो अहंकार में डूबे बिल्कुल। हुए थे। और मैं तो दर्शकों को बता दूं गौरव जी कि ये जो 15 और 17 उत्तर प्रदेश और बिहार पर जो हमने आपसे अंतिम बातचीत की थी पिछले जो ठीक इससे पिछले का वीडियो है, मैं अपनी टीम से कहूंगा उसको डिस्क्रिप्शन में जरूर डाल दें। ये पूरा एपिसोड दर्शकों बड़े विस्तार से उस चर्चा में गौरव जी ने कवर किया है जी। तो अब आपने जीटी रोड में हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार आगे 20 सालों के लिए सील कर दिया है। इसीलिए हरियाणा की जीत भी स्ट्रेटेजिक थी, इसीलिए बिहार की जीत भी स्ट्रेटेजिक थी, और इसीलिए अब बंगाल की जीत भी स्ट्रेटेजिक होगी, क्योंकि ये भारत को सिक्योर करने का राजनीतिक रूप से, राजनीतिक माध्यम से भारत को सिक्योर करने का तरीका है। और अगर अभी आपने देखा हो तो पाकिस्तान के जनरल वर्नल आजकल आईएसआई वगैरह वाले सारे बांग्लादेश बैठे होते हैं। आप खुद अंदाज लगा दीजिए, अगर ये कॉरिडोर होता 3 बीघा जमीन, तो ये 3 बीघा जमीन अगर होती, 3 बीघा चौड़ी जमीन अगर ये होती, तो भारत का स्वरूप क्या होता? मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे जहाँ तक मेरी जो सोच है, समझ है, उत्तर का हिस्सा जो है इस कॉरिडोर से, वो भारत का हिस्सा नहीं होता। भारत बिखर के एक छोटा-सा टुकड़ा रह गया होता, मध्य प्रदेश इत्यादि, इत्यादि, गुजरात, राजस्थान, कुछ मिला-मिलू के। इससे बड़ा देश नहीं होता। बिल्कुल। तो जो भाजपा है, वो राज करने के लिए चुनाव नहीं जीतती है। भाजपा चुनाव जीतने की स्ट्रैटेजी होती है कि राष्ट्र को सुरक्षित कैसे रख सकें, राष्ट्र को संपन्न कैसे रख सकें। और जो मेरे बिहार के मित्र देख रहे हैं इस वीडियो को, 5 साल बाद मुझसे आप बात कीजिएगा, बिहार का जो डेवलपमेंट अब होगा, वो अनप्रेसिडेंटेड होगा। क्योंकि मैंने लिखा था कुछ समय पहले जीत के बाद कि मैं सारे एंटरप्रेन्योर्स, बिहार के एंटरप्रेन्योर्स, बिहारी एंटरप्रेन्योर्स जो बिहार के बाहर भी हैं, उनसे भी निवेदन करता हूं कि वो आइए, अब बिहार में आइए, बिहार को अपने लाल की ज़रूरत है। आइए वहाँ पर एक्सप्लोर कीजिए, वहाँ पर अपना बिज़नेस और जो भी आपका स्टार्टअप है वो सेट कीजिए। अगले दिन शाम को प्रधानमंत्री ने जब वो भाषण दिया भाजपा हेडक्वार्टर से, तो प्रधानमंत्री ने वही शब्द का आह्वान करके बिहार के व्यवसायियों को, बिहार के एंटरप्रेन्योर्स को, जो बिहार के बाहर बैठे हैं, उनको बुलाया कि आइए बिहार में। तो जब प्रधानमंत्री ये बात, मेरी बात की कोई वैल्यू नहीं है, मैं तो बहुत छोटा-सा इंसान हूँ। लेकिन अगर प्रधानमंत्री ये बात बोल रहे हैं, तो आप लिख के रख लीजिए कि बिहार के डेवलपमेंट का रोड मैप सामने है। बिल्कुल गौरव जी। और एक चीज और, एक जो गाना किसी वेब सीरीज का है या किसका है मुझे नहीं मालूम, लेकिन आइए ना हमरा बिहार में, दरअसल अब बिहार के ऊपर ये गीत जिस भी प्लेटफॉर्म को हो वो बिल्कुल फिट बैठता है कि अब आइए ना हमरा बिहार में। और बिहार से जो संकेत, और एक चीज और, प्रधानमंत्री ने बिहार जीत के बाद जो कुछ भी कहा, और लगातार उसके बाद ऐसा नहीं है कि बीजेपी ऑफिस में सिर्फ कह दिया एक बार बिहार जीत की हुंकार भर दी, गमछा उड़ा दिया, ऐसा नहीं। उसके बाद भी वो लगातार कई मंचों पे, और जब उन्होंने वहां से ललकारा है, युद्ध का उद्घोष किया है, राजनीतिक युद्ध, लोकतंत्र के महापर्व में चुनाव
एक राजनीतिक उद्घोष है। उन्होंने कहा कि हम मशीन नहीं, हम इमोशन से जुड़े रहते हैं और हम इमोशनली इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन उसी के साथ उन्होंने सीधे कह दिया कि गंगा निकल के जाती है बंगाल में। हालांकि वो ये नहीं कहे कि ये गंगा उत्तराखंड से निकल के आती है पहले उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश से निकल के जाती है तो बिहार में। आपने ज जो 17 और 15 वाला कहा, ये वही वाली बात है गंगा, और बिहार की गंगा को अब वो लेके जाना चाहते हैं तो वेस्ट बंगाल। और मैंने ये उद्घोष है, हुंकार है। इसको कैसे आप देखते हैं? अब मैं प्रधानमंत्री के कहने के मुताबिक गौरव जी आपको बिहार इलेक्शन के इस रिजल्ट को, इस महाविजय को बंगाल की तरफ लेके जाना चाहता हूं। जी, प्लीज। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले 5-10 मिनट पहले क्या बोला? मैंने आपको बोला हरियाणा सिक्योर है, दिल्ली सिक्योर है, यूपी सिक्योर है, बिहार सिक्योर है, अब क्या बचा? बंगाल। माँ गंगा कहाँ से निकल के आती हैं? बिहार से निकल के बंगाल जाती हैं, जिसे हम बोलते हैं गंगा सागर। ठीक, गंगा सागर जाती हैं और वहां वो समुद्र के साथ मिल जाती हैं। तो प्रधानमंत्री ने जो चीज बोली वो बोली जो लोगों को, आम जनता को समझ में आया। हम थोड़ा ज्यादा टेक्निकल हैं हो गए, तो हमने आपको वो बात बोली, लेकिन मेरे शब्दों में और आदरणीय प्रधानमंत्री के शब्दों में अगर कोई फर्क हो तो बता दीजिए। कहने का मैं तरीका अलग वही होता है हमारा। मैं वही तो कह रहा हूं, मैं वही कह रहा हूं। और वेस्ट बंगाल के प्रति जिस तरीके का कमिटमेंट अब प्रधानमंत्री ने दिखाया है, ठीक है, प्रधानमंत्री जिस भी राज्य का चुनाव होता है, और मुझे तो लगता है कि वो इतने उत्साहित होते हैं लोकतंत्र के लिए कि वो कारपोरेटर इलेक्शन में भी अपनी इन्वॉल्वमेंट रखते हैं, और ऐसा नहीं है कि, लेकिन बिहार विजय की क्या महत्व है इसको तो आपने बताया। अब इसके बाद बंगाल पर क्या असर देखते हैं आप बिहार चुनाव आप का? मैं ये कह रहा हूं, आप बिहार रिजल्ट का। आप आप देखिए, हरियाणा की जीत जरूरी थी दिल्ली की जीत के लिए, दिल्ली की जीत जरूरी थी बिहार की जीत के लिए, क्योंकि रेखा गुप्ता ने कुछ करा हो ना करा हो उसमें मैं डिबेट में नहीं जाता, लेकिन मैंने तब भी लिखा था, छठ पूजा से पहले, दिवाली से पहले लिखा था कि अगर रेखा गुप्ता ने, मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैं बहुत कुछ लिखता हूँ, दर्शक अगर चाहें तो वहाँ ज्वाइन करें, उन्हें दिमाग खुलेगा। मैंने तब लिखा था कि अगर रेखा गुप्ता ने छठ पूजा दिल्ली में ऑर्गेनाइज कर दी ढंग से, बिना वो झाग बनी हुई नदी यमुना जी में, तो बिहार का चुनाव रेखा गुप्ता ने सील कर दिया। तो हरियाणा का रास्ता निकला दिल्ली के लिए, दिल्ली का रास्ता निकला बिहार के लिए। बिहार सीमावर्ती राज्य है वेस्ट बंगाल का, तो बिहार से अब रास्ता निकलेगा वेस्ट बंगाल के लिए। और बहुत सारे लोग, खास तौर से दर्शक हैं, और मैं आपको नहीं कह रहा, मैं जो बाकी यूट्यूब एडवाइजर्स हैं नरेंद्र मोदी के, उनको, उनके लिए शब्दावली का इस्तेमाल कर रहा हूँ कि जी बांग्लादेशियों को ट्रक में भरो और भेज दो और ये कर दो और वो फेंक दो इधर मगरमच्छों के बीच में, शांति वन में फेंक दो, ये दुनिया भर की चीज है, शांति निकेतन में। आपने क्या करा? आप जरा स्ट्रैटेजिक सोचिए। आपने एसआईआर को प्रयोग कब करा? बिहार में, ताकि जो बंगाल से इन्फिल्ट्रेशन है उसको, आपने इलीगल इन्फिल्ट्रेशन को खत्म करा, ताकि आपका चुनाव स्वच्छ हो। रिजल्ट बम्पर वोटिंग हुई, रिजल्ट 200 प्लस सीटें आई। ऐसा नहीं, लोग भाजपा को नहीं चाहते, जो जाते नहीं हैं वोट देने कि जीत ही जाएगी, और वहां पर ओवरटेक हो जाता है इलीगल से और मियां लोगों से। अब वो एसआईआर कहां हो रही है? बंगाल में। ठीक, बंगाल में ममता दीदी का देख के लग रहा है धमकी दे रही हैं, लेकिन आपने ना कोई गोली चलाई, ना कोई अरेस्ट करी, ना आपने कुछ करा, और यहां ट्रक भर भर के बांग्लादेशी बांग्लादेश बॉर्डर पे बैठे हुए हैं वापस जाने के लिए। तो इससे अच्छी स्वच्छता क्या होगी? तो यही है, घर में कुत्ता पाल लिया तो बिल्ली भाग गई, या बिल्ली पाल लिया तो चूहे भाग गए। ठीक है ना? तो आपने एक बिल्ली छोड़ दी है और चूहे भाग रहे हैं।
अब बंगाल का चुनाव, अगर मुझे लगता है आज के तारीख में, अगर कोई खास तौर से ड्रामा ना हो, तो बंगाल का चुनाव भाजपा जीत रही है। तो यानी जीटी रोड आपने क्लियर कर ली। अब ये बात तो हो गई भारत की, ये बात हो गई भाजपा की। जरा कांग्रेस की बात करते हैं। राहुल गांधी ने हर चुनाव, भारत के हर चुनाव को एक पिकनिक की तरह लिया है कि वो जाते हैं, पिकनिक करते हैं, प्रधानमंत्री को गालियां देते हैं, स्वर्णों को गालियां देते हैं, पढ़े लिखे लोगों को गालियां देते हैं, अडानी अंबानी को गालियां देते हैं, और उनके भाषण में चौथी पांचवी चीज कुछ नहीं होती है। बिहार में जिस तरह से धत पटी है, क्योंकि 0062, ठीक है, दिल्ली 0, वेस्ट बंगाल 0, बिहार 6, यूपी 2, ये राहुल गांधी का स्कोर कार्ड है। 0062। बिहार में लोगों ने जो 6 सीटें दी हैं, उससे हुआ क्या? उससे गठबंधन टूटा। अब गठबंधन में आवाजें उठनी शुरू हो गई थी, और बहुत पुरजोर से उठाने। शिवसेना के कोई नेता हैं, वो टीवी पे आते हैं, वो तो मिमिक्री करते हैं राहुल गांधी की, उद्धव ठाकरे पार्टी के। तो शिवसेना हो, ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो, ये सब इंडी गठबंधन के जो लोग हैं, ये राहुल गांधी के खिलाफ हो गए। अब आप अवनीश भाई खुद सोचिए, हम सब इकट्ठे हो जाएं पैनलिस्ट और बोले अवनीश को हटाना है, ठीक? तो इससे आपकी इज्जत ज्यादा डाउन होगी। और अगर उसको बचाने का एक ही तरीका है, आप बोले भैया हमें इन पैनलिस्ट से बात ही नहीं करनी है, हम नए पैनलिस्ट लाएंगे, तो आपकी कुर्सी बची रह गई। राहुल गांधी ने यही करा है कि जब ये आवाजें हुई, और ये आवाजें इतनी मजबूत थी कि इनको अब दबाना संभव नहीं है, क्योंकि 95 हार के बाद, तो राहुल गांधी ने और उनकी पार्टी ने कहा कि आगे के चुनावों में हम किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, और हम स्वेच्छा से अपने लेवल पे एकला चलो कि उस पे खुद चुनाव लड़ेंगे। सबसे ज्यादा इससे खुशी भाजपा को होगी, क्योंकि ट्रायंगुलर फाइट जहां होती है, वहां भाजपा जीतती है। और यही राहुल गांधी अब वो काम करेंगे जो कुछ और जो ओवैसी भारतीय जनता पार्टी के लिए जाने अनजाने में करते हैं, वोट काटने का। बिहार चुनाव से एक चीज और साबित हो जाती है कि मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। अब आप सोचिए, बंगाल में मैं नहीं जानता एसआईआर कितने लोग आपकी बात से सहमत होंगे, वो तो कमेंट नहीं में पता होंगे, मुझे चलेगा। नहीं होंगे। मैं देखिए, नहीं होंगे, क्योंकि मैं टीवी की तरह नहीं बोलता ना। मैं मेरे को चुनाव नहीं लड़ना है, मेरे को चुनाव लड़वाना नहीं है, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, तो मैं तो अपना जो मेरी डेटा साइंस है, मैं उसके हिसाब से बोल रहा हूँ। मैं परसेप्शंस पे बोल रहा हूँ, लोगों की रीडिंग पे बोल रहा हूँ। आप डेटा उठा के देख लीजिए, ऐसी-ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी जहाँ मुस्लिम बाहुल्य है, 40-50% मुस्लिम है, वहाँ पर भाजपा जीत के आई है। तो बिल्कुल। वहां भाजपा कैसे जीत गई जब वहां आरजेडी का भाई साहब, अभी 4 चुनाव आप देख लीजिए, बिहार के सबसे ज्यादा 25 एमएलए आए थे मुसलमान, इस बार 10 हैं। आरजेडी को 25 सीटें हैं, राहुल गांधी को 6 सीटें हैं। तो गए कहां मुसलमान वोट? कहां गए? लेकिन गौरव जी, एक इंटरेस्टिंग फिगर और आपके सामने रखता हूं मैं, ये जी। बहुत मतलब कड़वी सच्चाई है, और बहुत सारे लोगों को मेरी बात बहुत बुरी लगेगी। ओसामा जहां से जीत के आया है, शहाबुद्दीन का लड़का, नाम है सीट का रघुनाथपुर। क्या वहां पर 80% मुस्लिम है? नहीं है साहब। नहीं मुस्लिम है। वहां पर मुश्किल से 12-13% है। लेकिन ये शर्मनाक नहीं है कि इतने बड़े मैंडेट से वो जीत आता है। इसका मतलब है कि हिंदुओं ने ओसामा को वोट किया है। ये भी एक दूसरा पक्ष है। ये बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। इस पे मैं अभी आ ही रहा था। मैं बात कर रहा था आम मुसलमानों। देखो, कई बार मैं उनको मुसलमानों की तारीफ करने में बहुत अच्छा लगता है, और उसका एक ही कारण है कि वो गाजर मूली के रेट पैसे के लिए ना वोट नहीं देते। वो 1000-1200 रुपए के लिए, दारू के अड्डे के लिए और चिकन के लिए वोट नहीं देते। उनका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव होता है जहां वो वोट देते हैं। हम जो हैं, हिंदुओं का असली दुश्मन, और मुझे पता है आप अभी कहीं घूम के आए हैं,
बड़ी शत्रुबोध की बातें करी गई हैं और आजकल एक फैशन चल गया है शत्रुबोध, शत्रुबोध। शिवाजी महाराज ने भी कहा था शत्रुबोध तो बात की चीज़ है, पहले अपने अंदर बैठे मीर जाफ़र और जाचंदों को ढूँढ लो। तो उस शत्रुबोध का क्या फ़ायदा जब आपके अंदर ही मीर जाफ़र और जयचंद बैठे हों। और ये वही हिंदू जयचंद हैं, जो किसी लालच में आके ओसामा के बेटे को वो जो भी है यार मेरे को तो ओसामा ओसामा उसका नाम है, शहाबुद्दीन का बेटा जी। शहाबुद्दीन का बेटा है। उसको आके वोट दिया। तो ये तो आपकी यूनिटी है। ख़ैर पॉकेट्स हैं इस तरह की और इस तरह की पॉकेट्स को रूल आउट नहीं किया जा सकता। कश्मीर में भी आजकल बहुत कुछ हो रहा है। सारे डॉक्टर कश्मीरी पकड़े जा रहे हैं और जैसा मैंने हमेशा कहा था 10% कश्मीर को सुधरने में अगले 10 साल लगेंगे। ये 80-90% कश्मीर ठीक है, लेकिन वो जो 10% बीमारी है, उसको सुधरने में 10 साल लगेंगे, तो वो हर जगह है और यहाँ पर भी है। मूल मुद्दा ये है कि राहुल गांधी अब राजनीति में खत्म हो गए हैं। छोटे से छोटा बच्चा भी जानता है। अब बिहार चुनाव से लास्ट पॉइंट, बिहार चुनाव से थ्रेट किसको है? जिसके चौकन्ना कौन हो गया, जो घबराया हुआ कौन है? वो दो ही हैं, ममता दीदी और अखिलेश यादव। क्योंकि अखिलेश यादव का MY फेल हो गया है और ममता दीदी का जिहादी सर मिलके फेल कर रहा है। और बिहार का जो इन्फ्लक्स आता था वोट करने बंगाल में भी, आप देखिए ओबीसी ने जो सीटें जीती हैं, अगर आप मैप उठा के देखेंगे तो ओबीसी की सीटें कहाँ पर हैं? वो बिहार बंगाल का बॉर्डर है। बॉर्डर है, बिल्कुल। वो मेनलैंड बिहार नहीं है, वो ईस्टर्न बिहार नहीं है, वो नॉर्थ साउथ बिहार नहीं है, वो बंगाल का बॉर्डर है, जहां पर बिल्कुल। उन्होंने 5 सीटें जीती हैं। ठीक है, तो जब सर इम्प्लीमेंट हो रहा है जिस तरह से बंगाल में और बिहार का चुनाव भाजपा जीत चुकी है, तो जो बिहार का इन्फ्लक्स जाता था बंगाल में वोट करने, वो अब नहीं होगा। ठीक है, तो इस बिहार चुनाव से फाइनल टेक अवे, बिहार प्रगति के रास्ते पे अब चलना शुरू करा है। तो सभी का सहयोग होना चाहिए, बिहारियों का सहयोग होना चाहिए। आइए अपने अपने राज्य में, क्योंकि एक बिहार की बहुत अच्छी बात है कि आप बिहारी को तो बिहार निकाल सकते हैं, लेकिन बिहारी के मन से बिहार नहीं निकाल सकते। तो ये चीज़ आप हमेशा बचा के रखिए, ये आपका स्वाभिमान है। दूसरा, राहुल गांधी पॉलिटिकली एक मज़ाक बन के रह गए। इंडी अलायंस में भी इंडी अलायंस बिखर चुका है। अखिलेश यादव बहुत घबराए हुए हैं और इसी कारण जो वो MY वगैरह, पिछड़ा दलित, PDA वगैरह बोलते हैं। अरे हाँ, और छोड़िए, पीडीए का नाम बदल दिया उन्होंने। मैं इसी पीडीए। मैं यही बोल रहा था कि PDA का नाम बदल के प्लान डेवलप एसेंट रख दिया है डेवलप डेवलप एंड और अब एक्सेंट। और अब उन्होंने अपने सारे नेताओं को और स्पोक्स पर्सन को बोला है कि किसी भी कीमत पे स्वर्णों को गालियां नहीं देनी है, क्यों इससे इन्हें पता चल चुका है कि इनकी जमीन खिसक चुकी है। 2027 यूपी में क्या होगा? महाराज जी फिर से सरकार बना रहे हैं, अखिलेश यादव कुछ भी कर लें, नहीं बना पाएंगे महाराज जी। क्योंकि देखिए, जिसकी जिसकी कैडर में गुंडे हों, सही जिसके बात। कैडर में गुंडे की प्रवृत्ति हो, वो आप कितना भी सुधार लीजिए, वो महागठबंधन में बिहार में क्या हुआ कि आपने एक नहीं सैकड़ों वीडियो थे कि अब एक बार सरकार बन जाए उसके बाद को कट्टा है और बंदूक है और किडनैपिंग है और रंगदारी है, तुम क्या करोगे? तो वो चीज आप नहीं निकाल सकते, इनका चरित्र वैसा है, वो आप नहीं निकाल सकते। तो 2027 में यूपी में महाराज जी फिर से आ रहे हैं और आज के टाइम पे अगर मेरे को बेट करने को बोला जाए तो बंगाल 60-40 है, 60 भाजपा, 40 ममता दीदी।
आगे क्या होता है, बिल्कुल, क्योंकि चुनाव बहुत डायनामिक चीज़ होती है, एक दिन निश्चित। का नहीं होता है, बहुत डायनामिक होता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मेरा फालतू का लेक्चर खत्म। बिल्कुल नहीं। देखो, एक एक और चीज़ और, हाँ, अवनीश भाई, एक चीज़ और बोलूँगा। आप लोग सब एग्ज़िट पोल देखते हैं और आप लोग सब एग्ज़िट पोल चलाते हैं। पिछले वीडियो में बहुत गरियाए थे मैं आपने आपको एग्जिट एक पोल को। चीज़ मैं नहीं लिख के दे चलाता, रहा हूँ, मैं नहीं मैं आपको चलाता। एक चीज़ लिख के दे रहा हूँ, कोई भी एग्ज़िट पोल वाला मुझे आज तक पिछले 12 साल में अपने बूथ पे आज तक कभी देखने को नहीं मिला है। पिछले वीडियो में जब आपने ये कहा था तो कम से कम 100 ऐसे कमेंट है जिसमें सीनियर सिटीजन, एक सज्जन ने तो मुझे याद है उन्होंने लिखा कि मेरी उम्र 80 प्लस है और आज तक बेटा मेरे पास कभी कोई एग्जिट पोल सर्वे वाला तो नहीं आया। ये एसी रूम में बैठ के 500-600 लोगों से फ़ोन पे बात कर लेते हैं दोस्तों-वोस्तों में, और एक एग्ज़िट पोल बन जाता है। अगर आपको सही एग्ज़िट पोल करना हो, तो उसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ। दिल्ली से बिहार के लिए ट्रेन पकड़ लीजिए ठीक। और स्लीपर पिछले क्लास वीडियो में में बैठिए। बोला था आपने। आप बढ़िया, इस बार जनरल कर देते हैं, इस बार जनरल करते हैं, जनरल में बैठिए। जनरल कर दीजिए, स्लीपर क्लास कर दिए, आपको 2-3 ट्रिप करने पड़ेंगे अप डाउन। आपका बिल्कुल। सारा एग्ज़िट पोल निकल के सामने आ जाएगा। एकदम आ जाएगा, एकदम आ जाएगा। और आपने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में धमक की बात की और वेस्ट बंगाल में कही, तो प्रधानमंत्री ने इसकी शुरुआत कर दी है और प्रधानमंत्री जिस तरीके से हुंकार भर रहे हैं, तो मैं तो बार-बार कह रहा हूं प्रधानमंत्री जी के इस बात के बाद कि में जो कुछ भी हासिल हुआ है, उससे वेस्ट बंगाल की भाजपा यूनिट नरेंद्र मोदी जी का 56 इंच का सीना ले और खुद का 100 इंच का सीना, 156 इंच का सीना उठा के बंगाल के वोटर के सामने दिखा दे कि हम आपको ओन करने के लिए तैयार हैं। बंगाल जो रिजल्ट देगा, आने वाला समय ही वो बताएगा। गौरव जी, बिहार चुनाव के रिजल्ट से पहले और बिहार चुनाव रिजल्ट के बाद हम 2 वीडियो से आपसे बात किए और जिस तरीके से वो 3 बीघे गलियारा वाला एक पूरा संकल्प जिसको प्रधानमंत्री ने गंगा के ज़रिए कहा, आपने यहाँ से कहा, ये एक ऐसा विश्लेषण है जो दर्शकों आपको बिहार की इस जीत का एक बड़ा महत्व क्या है, उसको बताएगा। तो आइए, बिहार के मुख्यमंत्री 10वीं बार नीतीश कुमार जी को बधाई, उनके सरकार के सभी मंत्रियों को बधाई, बिहार की सभी जनता, मतदाताओं को बधाई देने के साथ ही आज की ये चर्चा अब यहीं समाप्त करते हैं। गौरव जी, आपने समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, चलते-चलते एक बार फिर वही नोहरा, चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोज़ को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, चैनल आइकन ज़रूर दबा लीजिए बेल, ताकि आपको किसी भी अपलोड की सूचना मिले कि गौरव जी कब प्रारब्ध पर अगला वीडियो लेके आ रहे हैं। गौरव जी, एक बार फिर आपको धन्यवाद। चर्चा आज की यहीं समाप्त करते हैं। मुझे यानी अवनीश और गौरव प्रधान जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय 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 श्री जय राम। श्री राम।